गुड मॉर्निंग, वेलकम। क्या हाल है? अच्छा, नाउ वी आर एट दैट मोमेंट इन टाइम जो हर साल हमारा होता है कि हम बैठते हैं और सोचते हैं कि जी कल पहला रोज़ा होगा या परसों पहला रोज़ा होगा। ऑफ कोर्स इसके लिए प्रोफेशनल्स बैठे होंगे, लेकिन दिस इज द टॉक दैट वी लव टू डू, क्योंकि हर कोई यही कह रहा होता है कि या किसी को लग रहा है कि जी जुमेरात को होगा। आपका क्या वोट है? 19 का ही है मेरा ख्याल है, लेकिन इसके दिन बताएं ना, 19 ना बताएं, मतलब हमारा जुमेरात को मुझे भी ऐसा जुमेरात की फील है। सहरी होगी और जुमेरात को इंशाल्लाह हमारा पहला रोज़ा होगा। खैर जुमेरात को हो या फिर बुध को हो, एहतमाम रमज़ान के सिलसिले में तैयारियां ऑलरेडी शुरू हो गई हैं। मसाजिद में आपको पता है और दौरा कुरान के सिलसिले में जो भी हर जगह की अलग एक्टिविटीज होती हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। सो वो बताना शुरू कर दिया है लोगों ने, इन्विटेशंस आना शुरू हो गए हैं। इन्विटेशंस आना शुरू हो गए हैं? हाँ, किसके? मतलब वहाँ मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ एहतमाम करते हैं ना। बहुत सारे लोग, हमारे तो मोहल्ले में इतनी तरावियाँ होती हैं, फिर ज़ाहिर है ख़वातीन का अलग एहतमाम होता है, इंतज़ाम होता है। अच्छा, आई एम ओपन टू एनी इन्विटेशन। आपको आ गई है तो विदाउट फूड? With food के अलावा और without suhoor? All my invitations need to include food. Food बहुत ज़रूरी है। तो अच्छा, आपको बताएं कि सऊदी अरब में रमज़ानुल मुबारक का चांद देखने के लिए इजलास आज होगा। सऊदी फल्कियाती तंजीम ने इम्कान जाहिर किया है कि सऊदी अरब में बुध को पहला रोज़ा होगा। और एक्चुअली हम देखते भी आए हैं बहुत अरसे से कि एक दिन जैसे अगर वेडनेसडे को उनका पहला रोज़ा होगा सऊदी में, और फिर बहुत से मुल्क मुस्लिम ममालिक जो हैं वो सऊदी को फॉलो करते हैं, तो हमारा फिर जी बिल्कुल ये यहाँ सब जगह तो वहाँ एक दिन पहले होता है और हमारा एक दिन बाद होता है। तो अगर वहाँ बुध को शुरू हो रहा है तो फिर तो थोड़ा सा कंफर्म ही लग रहा है कि हम थर्सडे से ही करेंगे। पाकिस्तान में चांद देखने के लिए मरकजी रुयत हलाल कमेटी का इजलास कल पेशावर में होगा। तर्जुमान स्पार्को के मुताबिक यकम रमज़ानुल मुबारक 19 फरवरी, जिस तरह आप कह रहे थे, 2026 को होने का इम्कान है, विच इज़ ए थर्सडे। और उसके बाद फौरन ही जुमा आ जाएगा। अच्छा जी, हम इस बारे में जो भी अपडेट होगी आपको बताएंगे, लेकिन ज़रा क्रिकेट वर्ल्ड कप, T20 वर्ल्ड कप की बात करें। क्या क्या मैचेस हो रहे हैं? श्रीलंका ने किस तरह ऑस्ट्रेलिया को हराया, और अब लिटरली ऑस्ट्रेलिया का आगे जाना काफ़ी मुश्किल है, लेकिन वही इप्स एंड बट्स, और अगर ये हुआ तो ये हो जाए और ये हो जाए तो फिर उस पर मुनहसर है। उस दिन इफ आई एम नॉट रॉन्ग तो परसों शायद इटली और इंग्लैंड का भी हो रहा था। प्लीज मुझे कान में बता दें, क्योंकि इटली ने कल इटली ने ऑलमोस्ट वक्त डाल दिया था उधर कि क्या होने वाला है। मतलब दैट वाज गोइंग टू बी एन अपसेट। और सब अब ये पता नहीं, अब क्रिकेट एक्सपर्ट से भी हम बात करेंगे, वो इस बात से इत्तेफाक करते हैं कि नहीं करते। ये अब यूरोपियन नेशंस आना शुरू हो गई है ना क्रिकेट में, और अमेरिका भी आ गया। और जिस तरह अमेरिका टफ टाइम दे रहा है, मतलब अमेरिका के बॉलर्स को भारतीय बल्लेबाज खेल नहीं पा रहे हैं, और जिस तरह इटली ने इंग्लैंड के सामने परफॉर्मेंस दिए, वो जीत सकते थे मैच। वो वक्त दूर नहीं है कि जो एशियन डोमिनेंसी है ना क्रिकेट पे, ये टूटने वाली है। अच्छा, अब यूरोपियन नेशंस अब आ जाएंगी, और वो पता है वो फेनेटिक है स्पोर्ट्स के बारे में। अमेरिका ना सिर्फ वो स्पोर्ट्स के बारे में फेनेटिक है, वो इतना सीरियसली स्पोर्ट, इट्स अ बिजनेस फॉर देम। मतलब ये एक हमारे लिए तो चलो बिजनेस तो एक साइड पे चीज है, लेकिन हमारे लिए तो एक पैशन भी है उधर, लेकिन इट्स अ बिजनेस। मतलब उनकी आप फिटनेस ही देख लें उनके प्लेयर्स की, उसी से नजर आ जाता है कि नए आए हैं, पहली बार वर्ल्ड कप में आए हैं। हजम देख, हाँ एग्जैक्टली, वो लंबे चौड़े पावर हिटर्स। इसका मतलब ये हुआ कि जितना वो अपनी कैपेसिटी में दे सकते हैं ना उस स्पोर्ट को, बेशक वो फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, व्हाटएवर दे विल पुट इन, मतलब अपना सारा जो है वो उसमें डालेंगे। तो लिहाजा जो वहाँ से क्रिकेट खेलने जो आ रहे हैं यूरोपियन नेशन, जैसे इटली की हम बात कर रहे हैं, दे मीन बिजनेस। मतलब वो तो मैच में ही नजर आ गया था। नहीं है शायद जब ये टॉप 3-4 टीमों में शायद इटली भी शामिल हो, शायद अमेरिका भी शामिल हो, क्योंकि हमें आदत है ना, हमने एसोसिएट टीमों का सफर जरा ग्रेजुअली बेहतर होते हुए देखा है। That's right. लेकिन ये जाहिर है डिफरेंट स्टोरीज हो सकती हैं। पाकिस्तान टीम ने जिस तरह इंडिया के खिलाफ बदतरीन परफॉर्मेंस दी है, शायकीन की तरह टीम मैनेजमेंट भी सख्त मायूस नजर आ रही है। और जराए बता रहे हैं कि बुध को नमीबिया के खिलाफ मैच में बाबर आजम और शाहीन आफरीदी को आराम दिया जाएगा, वट एवर टर्म यू वॉन्ट टू यूज, बट दे वोंट बी अ पार्ट ऑफ द प्लेइंग 11। और ये होगा कल वाला मैच जो टुमारो कल होगा नमीबिया और पाकिस्तान का। और बेंच स्ट्रेंथ को मौका देने की तजवीज़ भी ज़ेर गौर है। टीम में 2 से 3 तब्दीलियां हो सकती हैं। कौमी टीम को
8 मरहले तक रसाई के लिए नामीबिया से मैच जीतना बहुत जरूरी है। और बारिश के बायस भी हो सकती है, आपको पता है कभी भी हो सकती है। That's right. बारिश के बायस मैच ना भी हो सका तो एक पॉइंट भी पाकिस्तान को बाय द वे सुपर 8 मरहले में पहुंचाने के लिए काफी होगा। सो इंशाल्लाह अनलेस हम कोई बहुत ही अल्लाह ना करे परफॉर्मेंस दें बुरी और हम हार जाएं मैच, अदरवाइज हम आगे जा ही रहे हैं। टीम मैनेजमेंट की जानिब से मुमकिन तब्दीलियों का बाज़ाब्ता ऐलान मैच से पहले ही मुतवक्के है। अब आप उसे आराम देना कह लीजिए या आप उसे ड्रॉप होना कह लीजिए या ड्रॉप करना कह लीजिए, खैर कुछ बड़े बल्लेबाज और कुछ बड़े गेंदबाज ड्रॉप हो सकते हैं। भारत से शिकस्त के बाद साबिक कप्तानों की जानिब से भी सख्त रद्द-ए-अमल देखने में आ रहा है। शाहिद आफरीदी ने, जो शाहीन के ससुर भी हैं, उन्होंने ये तक कह दिया कि उनके इख्तियार में हो तो शाहीन आफरीदी, बाबर आजम और शादाब को टीम से बाहर कर दें। अच्छा, ये उनका कहना था? हाँ, उन्होंने ऑन रिकॉर्ड ये बात की। साबिक कप्तान मोहम्मद यूसुफ का कहना है कि बाबर आजम, शाहीन आफरीदी और शादाब खान का वक्त पूरा हो चुका है, मतलब बिल्कुल ही राइट ऑफ कर रहे हैं। सोशल मीडिया बयान में मोहम्मद यूसुफ ने कहा कि पाकिस्तान की T20 टीम को अब नए परफॉर्मर्स की जरूरत है, छोटी टीमों के खिलाफ मैचेस जीतने का कोई फायदा नहीं। ये बाय द वे ये सेंटिमेंट जो है ना, ये ऑल अक्रॉस पाकिस्तान भी है। राशिद भाई जो है ना, जाहिर है सिकंदर वक्त कह रहे थे कि माइक हैसन जाहिर है बहुत ज्यादा कसूरवार हैं और उनसे जरा अब जवाबदेही होनी चाहिए, लेकिन राशिद भाई ने कल बड़ा एक इंटरेस्टिंग तज्जिया दिया। उन्होंने कहा कि अगर दुनिया के टॉप गेंदबाज भी इस टीम में आप दे देते सलमान अली आगा को शायद वो उनके साथ भी ये मैच हार जाते। क्यों कहा था, पूछ लेते हैं। सिकंदर वक्त हमारे साथ हैं। सिकंदर, गुड मॉर्निंग, कैसे हैं आप? होपफुली अब थोड़ा सा सेंटिमेंट जो है आपका, बिकॉज कल हम बात कर रहे थे तो everybody was upset and जाहिर है you were too। किधर है सिकंदर? वी कांट सी हिम। There you are। हेलो सिकू। तो सिकंदर, आपका ये कहना जो था कि दुनिया के बेस्ट बॉलर्स भी दे दो और सब कुछ एंड ऑल दैट। नहीं, ये राशिद भाई ने कहा। अच्छा, राशिद भाई ने कहा था, लेकिन फिर भी व्हाट आर यू थिंकिंग अबाउट द मैच फॉर टुमारो? क्योंकि कल नामीबिया के अगेंस्ट हम उसी पोजीशन में आ गए जिस जो हमें पोजीशन नहीं पसंद कि डू और डाई मैच हो गया। हाउ डू वी गेट देयर? देखें, कल भी अगर सपोज करें आप लोग बात कर रहे हैं कि जो बेंच है उसको खिलाया जाए, तो उसमें नाफे हैं, वहाँ पर नसीम शाह बैठे हुए हैं, मिर्जा, उन दोनों में से कोई एक खेलेगा या दोनों खेलेंगे, तो और फ़खर हैं वहाँ पर जो कि कैंडिडेट हो सकते हैं खेलने के लिए। तो फिर वही सवाल है टीम मैनेजमेंट से। ऑब्वियसली उसमें कोच, जितना मुझे पता है कि सारा इन्फ्लुएंस कोच का है। मैं आपको बताता चलूँ कि मेरी जो आगा से 2-3 मुलाकातें हुई ना, ही सीम्स टू बी अ वेरी सॉफ्ट पर्सन। वो डोमिनेटिंग टाइप ऑफ पर्सन नहीं है। जैसे इंजमाम थे, सख्त आदमी थे, वसीम अकरम जब कप्तान थे या वकार यूनुस थे, वो तगड़े थे। वो कहते थे मैं नहीं, ये होगा तो ये होगा। वो ऐसा नहीं है लड़का। लीड कैसे करते हैं फिर वो? अगर वो सॉफ्ट हैं या वो दूसरे जो उन्हें गाइड कर देते हैं उन्हीं पे चलते रहते हैं, ये तो आई गेस आप बता रहे हैं कि लीड नहीं उस तरह हो रही। हाँ, मतलब उसमें उस लड़के में बड़ा अच्छा हम्बल सॉफ्ट बंदा है। आई लाइक हिम बिकॉज वो थोड़ा सा सॉफ्ट है, मगर वो जो कैप्टन मटेरियल होता है ना, तगड़ा वो नहीं है। तो अगर ये जो बच्चों को आप जो बेंच को आप खिलाना चाहते थे, नाफे ने कोई मैच ही नहीं खेले हुए। उसने सिर्फ एक मैच खेला श्रीलंका के खिलाफ, एक अगेंस्ट ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ खेला हुआ। तो भाई यही चीज मैं रोता हूँ, मैं कह रहा हूँ, जो मैं ब्लेम कर रहा हूँ मैनेजमेंट को, कि यार आपको हर एक को खिलाते रहना चाहिए। मैं आपके भी प्रोग्रामों में ये कहता हूँ कि जो भी बच्चे बेंच पे बैठे उनको एक एक मैच खिलाते रहो ताकि उनको प्रैक्टिस मिलती रहे। अब अचानक उठाकर जरा समझाइए, हम उसी एटीट्यूड पे आएंगे। A leader has to be a leader, मतलब जहाँ उसे नरम मिजाज होना है वहाँ उसे नरम मिजाज होना है, जहाँ उसे सख्ती करनी है वहाँ उसे सख्ती करनी है। नहीं, बट एक एटीट्यूड जो उसका होना चाहिए वो बड़ा स्ट्रांग होना चाहिए। उसे मोटिवेट करना है वहाँ उसे मोटिवेट करना है। लीडर कैन नॉट बी बिनाइन, मतलब अब कप्तान होता है, उसका एक ऑरा होना चाहिए। और कैन इट बी सेड, क्योंकि उस शख्स जिसने टीम चलानी है, मतलब ऑब्वियसली उसी को सारे सुन रहे हैं, उसका बोल्ड होना और बोल्ड डिसीजंस लेना ये बहुत जरूरी है। हाँ, और उसका फील्ड में अपनी मर्जी के मुताबिक फैसले करना भी बहुत जरूरी है कि उसको कहीं कोच ने कह दिया, आकिब जावेद ने कह दिया या माइक हैसन ने कह दिया कि तुमने इस गेम प्लान पे चलना है, तो वो उस पे भी मतलब लकीर का फकीर बना रहे और अपनी सोच और अपनी सेंस के मुताबिक ना फैसले तब्दील करे। तो फिर ये कैसी कप्तानी हुई? नहीं, बिल्कुल आप सही कर रहे हो। देखो, कप्तान को आउट ऑफ द बॉक्स सोचना चाहिए, और मैं हमेशा कहता हूँ ना कि क्रिकेट सिचुएशन के मुताबिक चलती है। कभी आपने देखा कि भाई कुछ ऐसी चीज हो रही है फील्ड के अंदर, तो आपके पास जो पर्चा है जिसके बेस पे आप क्रिकेट कप्तानी कर रहे हो, उसको हटाकर एकदम से आपने किसी और को बॉलिंग करा दी, कहीं स्पिनर ले आए, कहीं फास्ट बॉलर, ये आपको खुद करना पड़ता है एज पर सिचुएशन। आप इंतजार नहीं करते।
तो ये कप्तान को स्मार्ट सिकंदर, होना अभी तक पता ये बात समझ में नहीं आ रही थी और आई विश के वी गेट टू नो अबाउट दैट कि जब हम पावर प्ले में सिर्फ एक विकेट ले सके थे भारत की, उसके बाद फौरन हमने उस्मान तारिक को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं किया, 11वें ओवर तक का इंतजार क्यों हुआ? मतलब I still cannot get over this. I don't think we'll get that answer, you know, because आपकी जहन में रीजन, आप जाहिर है समझते हैं गेम को हमसे बेहतर, आपके जहन में क्या आपको लग रहा है कि ऐसा क्यों हुआ होगा? जब विकेट नहीं मिल रही आपको। देखें, जब मैं बाबर के लिए भी कहता था कि ये स्क्रिप्टेड वो कप्तानी करते हैं, यानी कि उन्होंने पहले प्लान कर लिया कि मैं 2 ओवर इससे कराऊंगा, 2 ओवर इससे कराऊंगा, मगर वहां एकदम से सिचुएशन बदल गई, जैसे कि आगा खुद आ गए, बहुत अच्छा फैसला था, सरप्राइज दिया, विकेट भी मिल गई। उनको चाहिए था दूसरा सरप्राइज दे देते, कोई नहीं था कि शाहीन ही आकर बॉल करता, हो सकता वो उनको चाहिए था उस्मान तारिक। मैं होता, हो सकता कि मैं एकदम से कहता है चल 1 ओवर करा के देख लेता हूँ, 1 ओवर आप उस्मान तारिक से करा लेते, यू नेवर नो, एक और ब्रेक थ्रू मिल जाता है, बिकॉज ही वाज द सरप्राइज पैकेज जो सबसे ज्यादा रहा। तो ये चीजें होनी चाहिए आपके जहन में कि आपने, मतलब ये तो अच्छा किया उन्होंने कि पहली ओवर में शाहीन की पिटाई भी उन्होंने हटा दिया, ये बहुत अच्छा किया उन्होंने, तो ये चीजें उन्होंने अच्छी की। मगर हमारा तो डू एंड डाई होगा और हमने अपने मैच पे इतनी बात कर ली है। एक सेकंड, अमेजिंग। हाँ, आप जरा दूसरी टीमों के मैचेस बात कर लें क्योंकि टूर्नामेंट इज इंटरेस्टिंग। मतलब जिस तरह इटली ने टफ कंपटीशन दिया है टू इंग्लैंड, मुझे तो लग रहा है कि आने वाले सालों में ये टीमें होंगी जो अल्लाह ना करे कि हमसे बेहतर हो जाएं, और हम इतनी दूर क्यों जा रहे हैं? कल की इसलिए बात कर लेते हैं, श्रीलंका ने जो ऑस्ट्रेलिया को हराया, मतलब 192 का स्ट्राइक रेट, नॉट आउट सेंचुरी। मतलब ये कौन लोग हैं सिकंदर? और हमारे सामने इतना इंस्टेंट कंपैरिजन आ गया है, बिकॉज वरना तो हमारी टीम, हमारा टोटल फोकस अपनी टीम पे होता है। विद अ टूर्नामेंट लाइक द वर्ल्ड कप एंड वर्ल्ड टीम्स कमिंग इन, ये गेम तो बहुत सरपास कर गई है, बहुत आगे चले गए हैं। देखिए, इसी से आप अंदाजा लगा लें कि जो क्रिकेट का म्यार है या स्टैंडर्ड है कितना डिफरेंट हो गया। हमारी बैटिंग और उनकी लड़कों की बैटिंग देखने के जमीन और आसमान का फर्क हो गया। कल श्रीलंका जिस तरह खेला है, मैं पहले समझा कि नहीं कर सकेंगे ये लोग इतना रन, मगर जब वो खेलना शुरू हुआ है तो उसने तो मतलब कमाल ही कर दिया। इतनी जबरदस्त बैटिंग कर दी, 8 विकेटों से जीत जाना, इतना बड़ा टारगेट चेस कर जाना, मैं समझता हूँ इट वाज अमेजिंग परफॉर्मेंस। और आप जो दूसरी टीमों की जो बात कर रहे हैं, देखें उसके अंदर जो सबसे ज्यादा एडवांटेज अब ये आने लगा है। मैं 95 से जो ना बहुत रेगुलर अमेरिका जा रहा हूँ, वहाँ पे बहुत मैंने क्रिकेट खेली है, बहुत क्रिकेट खेली। अगर आज वाला सिनेरियो अमेरिका का उस वक्त होता ना, कि जैसे आजकल लड़कों को वो ले रहे हैं और टीमें बना रहे हैं, हो सकता है मैं वहाँ पे सेटल्ड हो जाता, इसलिए कि मैं उस वक्त एक ऐसी एज में था कि मैं खेल सकता था और मैं बड़ा अच्छा खेल रहा था उस जमाने में अमेरिकन के साथ, और वहाँ पे जो लोग थे, अगर वो मुझे मौका मिल जाता, मगर उस वक्त वो ये वाली सिचुएशन नहीं थी जो अब है। और इसी तरह यूरोपियन कंट्रीज में जो क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान इंडिया के अलावा जो यूरोपियन क्रिकेटर्स भी हैं जो काउंटी और क्लब्स खेलते हैं, उनके लिए बहुत अच्छा मौका हो गया है कि वहाँ पे सेटल भी हो सकते हैं, इमिग्रेशन भी हो जाती है, तो इसीलिए वहाँ पे ज्यादा उनकी टीमें तगड़ी बनती चली जा रही हैं। अब हमारे पास जो है कि हमने हमारे ग्रुप के अंदर हमने हर हाल में नमीबिया को हराना है, अदरवाइज यूएसए का चांस बन जाएगा। जो बी ग्रुप है उसके अंदर श्रीलंका क्वालिफाई कर चुका है, अब जिम्बाब्वे और ऑस्ट्रेलिया है। ऑस्ट्रेलिया को उसने जो है 2 पॉइंट है, जिम्बाब्वे के 4 है। अच्छा, मगर जिम्बाब्वे के पास जो है ना चांस ये है कि उन्होंने 2 मैच खेलने, एक उन्होंने आइलैंड के साथ खेलना, एक उन्होंने श्रीलंका के, वो वही टीम है जिसने सिर्फ 2 मैच खेले हुए, तो उनके पास ज्यादा चांस नजर आ रहा है, उनके पास 2 मैच रखे। अब ऑस्ट्रेलिया को जो है ना बैठ के इंतजार करना है, उनका ओमान से जो मैच है वो तो जीत जाएंगे। अच्छा, मगर वो इंतजार करेंगे कि जिम्बाब्वे ये कुछ छोटा मोटा जीत नहीं होनी। श्रीलंका का मैच ही देख लें, 8 विकेटों से जीत रहे हैं, ये हमारे ही रीजन में है। मतलब हम पहले जाहिर है इंडिया से हारते चले जा रहे हैं, वही नतीजा निकलता है हमारा इंडिया से मैच हो। हम उनसे बाय फार क्वालिटी वाइज बहुत बुरी क्रिकेट खेल रहे हैं, दे आर ईयॉन्स अहेड ऑफ अस, जाहिर है। और वो ये है, बात तो फैक्ट है, नहीं लगता ये कहना। तो क्या हम श्रीलंका से भी बहुत पीछे होते चले जाएंगे? और क्या हम ये अब सोचने पे मजबूर होंगे कि मे बी जो यूएसए ने हमें हराया था वो अपसेट नहीं था, शायद वो हमें आने वाले चंद सालों में यूएसए और इटली और इन टीमों के खिलाफ भी मैच से पहले उसी तरह फिक्र हो रही हो जिस तरह हमें किसी भी तगड़ी टीम के साथ। और सिकंदर, हम तो रीजनल कंपैरिजन भी कर रहे हैं, छोड़ दें ऑस्ट्रेलिया वगैरह को, मतलब श्रीलंका इज अ टफ टीम, तो हम तो अपने इर्द-गिर्द अपने खिते में देख रहे हैं कि वेयर डू वी स्टैंड, और आगे जाके जाहिर है हमें टकरना है इन्होंने। अच्छा देखो, एक चीज मैंने कभी किसी साहब से मेरी डिस्कशन हो रही थी, तो मैंने जो है ना डेटा निकाला
तो उसके अंदर पाकिस्तान और इंडिया को मैंने उनको दोनों डिफरेंशिएट किया। मजे की बात है कि पाकिस्तान ने के जो बच्चे हैं सब जो खेल रहे हैं सब पूरी टीम उन्होंने 638 फर्स्ट क्लास मैच खेले हैं। भारत ने भी 638 मैच खेले हुए हैं फर्स्ट क्लास के उनके लड़कों ने, और T20 के उन्होंने भी 906 और एक तरफ 905 है। दोनों ने जो है मैचेस बराबर के खेले में फर्स्ट क्लास और T20, मगर क्वालिटी ऑफ क्रिकेट किस तरह खेलना, जो क्लास है वो स्टैंडर्ड है, वो उसका बड़ा डिफरेंस आ रहा है। ये बड़ी फिक्र की बात है कि आखिर मैं हमेशा कहता हूँ कि फर्स्ट क्लास क्रिकेट जो दोनों टीमों ने बराबर की फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है, मगर इंडिया को हम देख लें अपने बराबर में उनका डिफरेंस है। आज मैं श्रीलंका वगैरह का भी निकालूंगा कि उन्होंने कितनी फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेली है। अच्छा, तो सुहेल भाई भी हमारे साथ अब ज्वाइन कर चुके हैं हमें फ्रॉम श्रीलंका। सुहेल भाई, हम जरा दीगर टीमों के अपने मैच पे हमने कर ली बात, हमने नबीबी से कल मैच खेलना है, मतलब अच्छा है, हमारे लिए जरूरी है जीतना। हम जरा और क्रिकेटिंग सर्कल्स में क्या बहस चल रही है, मतलब जिस तरह यूएसए परफॉर्म कर रहा है, जिस तरह इटली परफॉर्म कर रहा है, इज द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट ऑल्सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दीज टीम्स कि भाई ये आगे चलकर बड़ी टीमें बन सकती हैं, हमारी जो एशियन डोमिनेंस थी इन द वर्ल्ड ऑफ क्रिकेट ये शायद चैलेंज कर दें यूरोपियन टीमें आके? जी, अस्सलाम वालेकुम अब्दुल्ला, अस्सलाम वालेकुम। हम डेफिनेटली ये जब से एसोसिएट ममालिक की टीमों को मौका दिया गया है और सबके लिए यकसा पॉइंट सिस्टम किया गया है ऑल ओवर द वर्ल्ड, जब जहाँ पर भी मैचेस हों और उनके जो आपस के रैंकिंग है वो भी एक कर दी गई है। तमाम मेंबर्स ममालिक की जो टेस्ट क्रिकेट खेलने वाले ममालिक हैं जो फुल मेंबर्स हैं, और दूसरे एसोसिएट ममालिक, अब एसोसिएट ममालिक की टीमों को बहुत ज्यादा मौके मिल रहे हैं आपस में खेलने के लिए। जैसा नीदरलैंड है, इटली जैसा पहली मरतबा उसने क्वालिफाई किया, यूएस से दूसरी मरतबा खेल रही है यहाँ पर, ओमान की टीम भी यहाँ पर मुसलसल दूसरे T20 वर्ल्ड कप में खेल रही है, नेपाल की टीम की फैन फॉलोइंग बहुत ज्यादा है। नेपाल ने जिस तरह इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के खिलाफ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा किया और बिल्कुल आखिरी ओवर तक मैच गया और बड़ी मुश्किल से इंग्लैंड की टीम जीतने में कामयाब हो सकी। तो हम लोग ये जो 4-5 टीमें हैं इसकी अगर बात करें, आयरलैंड स्कॉटलैंड तो बहुत पुरानी खेल रही है, जैसा नेपाल आई है, इटली आई है और दूसरी जो दीगर टीमें ऊपर आ रही है, इनके आने की वजह से इनको बहुत ज्यादा अप्रिसिएशन भी मिल रही है और तवक्को यही की जा रही है कि आने वाले वक्तों में इस मतलब यही वजह थी कि 20 टीमों का टूर्नामेंट पहली मरतबा किया गया था। तो डेफिनेटली जब इनको ये एक्सपोजर मिलेगा, इंडिया, पाकिस्तान, इंडिया, इंग्लैंड, साउथ अफ्रीका, न्यूजीलैंड के साथ ये खेलेंगे तो डेफिनेटली इनके गेम में इम्पैक्ट आएगी। तो अगले आने वाले 2-3 वर्ल्ड कप के दौरान आप देखेंगे कि ये टीमें ही सुपर 8 मरहले और उसमें आगे भी क्वालिफाई करते हुए दिखाई देंगी। जी, लेकिन हम इस दौरान अपना मामला कैसे बेहतर करेंगे? एंड टॉकिंग अबाउट अपना मामला, आप उधर हैं, कोई इंटरेक्शन, कोई सेंस बताएं, मतलब इतनी बेशक बड़ा मैच हो, छोटा मैच हो, इंडिया पाकिस्तान का मैच जब हम हारते हैं तो ऑब्वियसली थोड़ा सा तो उसका इफेक्ट होता ही है। तो क्या जराए बता रहे हैं, कैंप में कोई चेंजेस, क्या मूड चल रहा है? वो बात थोड़ा बहुत इफेक्ट नहीं होता, बहुत ज्यादा इफेक्ट होता है। और परसों रात का मैच खत्म हो गया है और अब तक एक ही चीज, आप कोई भी सोशल मीडिया कोई प्लेटफॉर्म देख लें, टीवी चैनल देख लें, आपस में दोस्त बैठे हो, आपस में जर्नलिस्ट बैठे हो, तो उस मैच के अलावा बात नहीं होती कि आप पाकिस्तान इतनी भी बुरी टीम नहीं थी जिस तरह का खराब का मुजाहरा उस दिन। But yes, you know what Suhail was saying about कि हमारा सारे डिस्कशन में हैं और हम सारे डिस्कस कर रहे हैं। डिस्कशन तो होनी ही होती है, बेशक हम जीते या हारें, और हार के भी ऑब्वियसली वी आर सो पैशनेट अबाउट क्रिकेट, वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट इट, लेकिन इतनी बुरी हार हो, मजबूती करेंगे, प्रोफेशनली आगे नहीं आएंगे तो उस वक्त तक आप ओके भाई हमें स्पर्ट्स में सुहेल इमरान जो है ना वो मिल रहे हैं बिकॉज ऑब्वियसली नेटवर्क इशू है। तो बस टू कंप्लीट माय थॉट अब्दुल्ला, हार को हम बहुत डिस्कस कर रहे हैं बिकॉज दिस वाज एनाइलेशन ऑफ अ सॉर्ट। हाँ, जो हमारे साथ हुआ है। सिकंदर, हम बात कर रहे थे, जाहिर है हम स्किल की बात कर लें, लेकिन एक जो कॉन्फिडेंस लेवल है ना, जो प्रेशर को किस तरह डील करना है, बड़े मैच में अपने आप को किस तरह कंपोज रखना है, मुझे बताइए ये कोई क्या घोल के पिला सकता है या ये खुद इवेंचुअली खिलाड़ी विद टाइम विद एक्सपीरियंस लर्न करते हैं? जाहिर है मतलब किसी भी काम को जब आप शुरू करते हैं तो आपकी टांगें कांपती ही हैं। हम भी आज से बरसों पहले जब पहली दफ़ा टेलीविजन पर लाइव बैठ रहे थे तो हमें भी स्ट्रेस था। बहुत पुरानी बातें क्यों कर रहे हो? हाँ, मतलब बहुत पुरानी बातें हैं, बट देन यू लर्न एंड देन वो ख्याल भी नहीं आता आपके जहन में कि ये कभी हुआ भी था। सो
क्रिकेटर्स के साथ क्या होता है? ये पहला मैच तो नहीं है इनमें से बाबर आजम टाइप लोग या शाहीन जैसे लोग जो इंडिया से खेल रहे हों. Why do we seem under pressure? Why do we seem under pressure? हमारी टांगे क्यों कांपती हैं? देखिए, आपने दो नाम लिए, बाबर और शाहीन. शाहीन का तो मैं आज आपको लिख के दे देता हूँ. मैं चैलेंज करता हूँ कि ही इज नॉट फिट. मैंने तो आज पहले भी कल भी प्रोग्राम में बोला है कि देखिए एक फास्ट बॉलर ये चमेरा, उनका कल जो श्रीलंका का एक बॉलर है, ही इज 34 इयर्स ओल्ड. 34. हमारा वाला शाहीन सिर्फ 25 साल है यार. दोनों की बॉलिंग आप निकाल लें, लगा के देख लें. वो लाके करा रहा था, जो फास्ट बॉलर है वो आकर कराता है, जान से कराता है. वो बेचारा करा ही नहीं रहा. ही इज नॉट फिट. वो जबरदस्ती गया है ना. ये बहुत बड़ा गलती है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड का. और मैं मैनेजमेंट को ये कह रहा हूँ कि टीम की मैनेजमेंट खास तौर पे, कि आपने फिटनेस टेस्ट कराया था उसका, आपने कहा बस वो सही रिहैब में है, वो सही हो जाएगा, वो लेके चले गए. इसी तरह बाबर जो है उसकी तो मैं कब से हम लोग बात कर रहे हैं कि ही इज नॉट फिट फॉर द T20 स्टाइल. T20 का स्टाइल डिफरेंट है, बाबर का स्टाइल डिफरेंट है. तो ये दो का तो आपके सामने बात आ गई है. और उनके साथ हो भी ये रहा है कि उनको इस स्टाइल में ढालने के लिए उनका अपना जो ओरिजिनल स्टाइल है ना, अब वो भी मुतासिर हो चुका है. सिकंदर शादाब के हवाले से भी बताएं. मेरे ख्याल से वो भी फिट नहीं है. देखें उनकी जो बॉलिंग का, मैं हैरान हूं इस बात पे कि 6 की 6 गेंदें उन्होंने टांग पे करा दी. वो लेफ्ट हैंडर था. जब वो लेफ्ट हैंडर है तो भाई आप उसको ऑफ साइड से लेकर आते ना गेंद, लेग ब्रेक. उसने करा ही नहीं सका. इसका मतलब है किसी ने मुझे इस्लामाबाद से बताया है कि जी उसके बैक में कोई प्रॉब्लम है, तो वो उसका जो बाजू है और जो बैक है वो पूरी तरह टर्न नहीं हो रही. वो लेग पे गेंदें फेंकते रहे और जाहिर है ये लड़कों के देखिए मिसफील्ड भी शायद इसी वजह से हुआ होगा. सबके सामने ही थी वो सूरत हाल. अच्छा सोहेल भाई, लास्टली आप हमें बता सकें, हम इससे पहले डिस्कस कर रहे थे कि हमें शायद इसका जवाब मिल जाए कि जब हमने पहले पावर प्ले में 1 विकेट ली और रन भी बन रहे थे, तो उसके बाद हमने उस्मान तारिक को इंट्रोड्यूस क्यों नहीं कराया, 11वें ओवर तक का इंतजार क्यों किया, या ऐसे और बहुत सारे फैसले. आप कैंप से आपको कोई राब्ता हुआ किसी से कि फैसले क्यों लिए गए, इन फैसलों के पीछे कौन था? कप्तान के अपने फैसले थे, कोच ने उसे एक प्लान बना के दिया था कागज पे कि इससे नहीं हिलना और वो नहीं हिले? जिस अभी मैं सिनाली स्पोर्ट्स क्लब के बाहर ही खड़ा हूँ. पाकिस्तान क्रिकेट टीम अपना ट्रेनिंग सेशन करने के लिए यहाँ पर पहुंच चुकी है. हल्की हल्की बारिश के ड्रॉप्स भी गिर रहे हैं. यहाँ पर बादल छाए हुए हैं. अच्छा मौसम है आज और लगता है कि खिलाड़ी ताजा दाम भी होंगे. मूड ऑफ होना तो ये मौसम भी जहर लग रहा होता है. और दूसरा डेफिनेटली कल जिन्होंने मैच खेले, और हद ये हो गई है कि आप डू और डाई का मैच है हमारा नमीबिया के खिलाफ. हमें नमीबिया के खिलाफ जीतना है तो हमें सुपर 8 के मजे लेने, अदरवाइज फिर सामान पैक होगा. सुपर 8 के मजे लेने. थैंक यू सोहेल इमरान, थैंक यू सिकंदर. अब्दुल्ला, ये आपने क्यों मौसम को क्यों आप मुझे बताएं, जब आप गमगीन हो, आप अफसरदा हो, तो ऐसा लगता है कि आसमान भी... I would still rather be गमगीन in good मौसम than bad मौसम. Okay, I like good मौसम. Then if it's raining, आपको लगता है आसमान आपके साथ रो रहा है. लेकिन ये जो बाय द वे अभी सोहेल इमरान बात करते हैं ना, ये एग्जैक्ट हमारी सेंटिमेंट है ये वाली, कि हमारा डू और डाई मैच है, वो भी नमीबिया के साथ. मतलब क्या कर रहे हैं हम? Happy बादल and बारिश, they become, you know, you romanticize with yeah it. but if I'm unhappy, I would still like some barish and some badal. No, the weather seems gloomy then. अब्दुल्ला सुल्तान is talking about himself. Please ये आपको ये जो अप्रोच है ये लेने की जरूरत नहीं है. दिल के मौसम के अच्छे होने के लिए टीम का अच्छा होना जरूरी है. टीम हमारी इतनी हारती है, हम सॉरी, कि आप चाहते हैं कि हम कभी उठे ही ना. तो सारे अब तक जानते ही हैं कि हुकूमत और तहरीक इंसाफ के दरमियान इमरान खान की सेहत नए सियासी तनाज़े की वजह बनी हुई है और हुकूमत की तरफ से इमरान खान की आंख के इलाज के लिए हर तरह की यकीन दहानियाँ कराई जा रही हैं. सुप्रीम कोर्ट भी बानी PTI की सेहत पर इत्मीनान का इजहार कर रही है. 12 फरवरी के अदालती हुक्मनामे में अदालत ने लिखा है कि हकायक से वाज़ेह होता है कि बानी PTI ने लिविंग कंडीशंस पर इत्मीनान का इजहार किया है और ऐसी कोई शिकायत नहीं की जिससे मौजूदा सहूलतों से बढ़कर किसी इजाफी इंतजाम की ज़रूरत हो, और सब अपनी जगह. लेकिन PTI फ़िलहाल किसी पर एतमाद करने को तैयार नहीं. अपोजिशन इत्तेहाद तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान ने इस्लामाबाद में धरना जारी रखा हुआ है. तहरीक इंसाफ का मुतालबा है कि जब तक बानी को ज़ाती मुआलजीन तक रसाई, यानी ज़ाती डॉक्टर्स तक रसाई की सहूलत नहीं दी जाती, धरना जारी रहेगा. कल
जो मीटिंग हुई डॉक्टरों के साथ, तो बैरिस्टर गौहर और अल्लामा साहब ने जो है ना पूरी पार्लियामेंटेरियन को ब्रीफ किया है, सिचुएशन के सामने रखी है, और उसके ऊपर अभी हमारी मुशावरत जारी है कि हमारी नेक्स्ट अमल क्या होना चाहिए। अच्छा, रात भर धरना जारी रहेगा आज भी? जी जी जी, धरना जारी रहेगा। धरना तब तक रहेगा जब तक हमारे मुतालिबात पूरी नहीं। मुतालिबात ये है कि इमरान खान के साथ जो है ना हमारे अपने मालिज मिलाई जाए, हमारी जो पार्टी लीडरशिप उसकी मुलाकातें हो जाए, और ख़ासकर जो उसकी फैमिली उसकी मुलाकातें हो। हमारे साथी हैं हैदर शिराजी, बाखबर सहाफ़ी हैं। हैदर, ज़रा बताइएगा, जब डॉक्टर आसिम को, जो डॉक्टर्स वहाँ मौजूद हैं और जो एक्सपर्ट डॉक्टर्स वहाँ मौजूद थे, जो इमरान खान साहब की आंख का मुआयना कर रहे थे, वीडियो कॉल पे ले सकते हैं, 40-35 मिनट उनसे बात कर सकते हैं, तो फिर क्या मुज़ायका है कि डॉक्टर आसिम या डॉक्टर फैसल सुल्तान को एक्सेस दे दी जाए और वो खुद आकर तसल्ली कर लें, जब बाकी तमाम एहतमाम किया जा रहा है और अब आंख की कंडीशन भी बेहतर है? ये बता सकेंगे आप कि ये मामला क्यों रुका हुआ है हुकूमत की तरफ से? देखिए, इसी एक नुक्ते पर उबहाम पैदा हो रहा है। अपोजिशन इत्तेहाद भी ये समझती है कि बानी के ज़ाती मुआलजीन को एक्सेस दे दें, उनके फैमिली मेम्बर्स में से किसी एक शख्स को जाकर भेज दें, तो वो जब मुलाकात कर लेगा तो ये धरना भी ख़त्म हो जाएगा। लेकिन इस दौरान ऑफ़र ये की गई थी कि कासिम ज़मान जो अलीमा ख़ान के साथ होते हैं उनको चेकअप के दौरान अडयाला भेजा जाए, लेकिन अलीमा ख़ान और उनकी बहनों की जानिब से कहा गया कि डॉक्टर उज़मा या फिर एक मालिज को साथ फौरी तौर पर भेज दिया जाए। उस पर इत्तफाक राय एक मौका पर ना हो सका, चूँकि इस दौरान ये इतनी तेज़ी से चीज़ें बदल रही थी कि जो ही इत्तफाक राय ना हुआ तो उसके बाद फ़ैसला ये हुआ कि ये जो पैनल में 2 डॉक्टर्स हैं इन्हें ही भेजा जाएगा। और उसके बाद जब वो पिम्स वापस आए तो रात के वक्त बैरिस्टर गौहर खान और अल्लामा नासिर अब्बास पिम्स हॉस्पिटल गए और महमूद खान अचकज़ई ने यह फ़ैसला किया था कि अल्लामा नासिर अब्बास ख़ुद जाकर मेडिकल बोर्ड से मिलें, क्योंकि इससे कबल जब उन्होंने हुकूमती वज़रा यानी राना सनाउल्लाह और दीगर अफराद के कहने के बाद एक वीडियो पैगाम जारी किया था, जिसमें एक तरफ सोहेल आफरीदी, दूसरी तरफ इस पार्टी के अहदेदार भी मौजूद थे, और उसमें महमूद खान अचकज़ई ने कहा था कि सेहत में बेहतरी आ रही है। तो उस पैगाम पर PTI के अपने रहनुमाओं ने और पार्टी के वर्कर्स ने तनकीद की। तो अब महमूद खान अचकज़ई ये समझ रहे हैं कि हुकूमत के मौक़िफ़ को सामने तो ठीक है, माना जाएगा रिपोर्ट्स को भी, लेकिन उन्होंने अल्लामा नासिर अब्बास को भेजा कि आप खुद जाकर डॉक्टर से बात करें और ख़ुद देखें कि हो क्या रहा है। जिस पर महमूद खान अचकज़ई के कहने पर अल्लामा नासिर अब्बास और बैरिस्टर गौहर खान पिम्स हॉस्पिटल पहुँचे, और इसी दौरान बानी PTI के मज़ाती मुआलजीन 2 डॉक्टर हैं उनको पिम्स अस्पताल से टेलीफोनिक कॉल पे 25 मिनट लिया गया, और उसमें हमारे ज़राए ये बता रहे हैं कि बानी PTI के ज़ाती मुआलजीन ने ये बताया कि ये इलाज बेहतरीन हो रहा है और हमें इतनी जल्दी रिकवरी की तवक्को नहीं थी। और इसके बाद महमूद खान अचकज़ई ने गुज़श्ता शब पार्लियामेंट हाउस की मस्जिद में एक इजलास बुलाया, जिसमें उन्होंने फ़ैसला किया कि ज़ाती मुआलजीन इस पर इनपुट दें, और उसके बाद एक मुलाकात अगर करवा दी जाती है आज के दिन तो मामला आगे बढ़ेगा। हमारे सामने आई जिसमें उन्होंने वो सारी सूरत हाल भी बताई कि कितनी देर उनकी बात हुई है। अबू बकर, he has also joined us in this conversation. अबू बकर, ज़रा बताइएगा कहाँ ये जो कह रहे थे, शफी जान साहब को भी हम सुन रहे थे कल जियो पे ही, वो कह रहे थे कि हमने, वैसे वो कहते हैं कि जी वज़ीर आला जब कहते हैं कि अवाम निकलेंगे तो हम उन्हें नहीं रोकेंगे, और ख़ुद जब आ जाती है मकामी क़यादत तो कारकुन भी साथ आ ही जाते हैं। क्या सूरत हाल है, कहाँ धरना चल रहा है इस वक्त? देखिए, इस वक्त पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जानिब से शुरू से अगर मैं आपको बताऊं तो शुरू से ही पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा की अगर बात की जाए तो इख्तिलाफात का शिकार है। सबसे पहले जब ये रिपोर्ट सामने आई बानी PTI के हवाले से, उनके जो आंखें में तकलीफ थी, बीनाई के हवाले से जो रिपोर्ट आई, उसके बाद पेशावर से अगर हम शुरू करें तो पेशावर में पहली दफ़ा जब एहतजाज की कॉल दी गई तो वो पेशावर प्रेस क्लब के सामने जो है उन्होंने कहा कि पेशावर प्रेस क्लब के सामने हम एक एहतजाज रिकॉर्ड करेंगे। उसके कुछ ही देर बाद जो है एक और मैसेज जो है वो सर्कुलेट हुआ, और वो मैसेज जो है वो पेशावर के जो सदर है इरफान सलीम, उनकी जानिब से सर्कुलेट हुआ कि नहीं, पेशावर प्रेस क्लब के सामने एहतजाज नहीं होगा, शेरशाह सूरी पुल के साथ जो है वो एहतजाज होगा। ये मैसेज जब कारकुनों तक पहुंचा तो उसके बाद जब सुबह एहतजाज का वक्त हो गया तो उसी ऐन वक्त पर जो है दोबारा एक मैसेज जो है वो सदर की जानिब से आया, और उन्होंने कहा कि नहीं, अब एहतजाज के लिए जगह दोबारा तब्दील हो गई है और अब पेशावर टूल प्लाजा के पास जो है वो एहतजाज होगा।
वहाँ पर कुछ कारकुन आए, लेकिन हमने वो कवर किया, हमने देखा कि वहाँ पर कारकुन तो कुछ तादाद में आए, लेकिन जो लीडरशिप थी वहाँ पर कोई अहम रहनुमा जो है वो शिरकत उन्होंने नहीं की और किसी ने कारकुनों से खिताब नहीं किया। कारकुन कुछ टाइम तक वहाँ पर अपना एहतजाज उन्होंने रिकॉर्ड किया टोल प्लाजा के साथ और वहाँ से कुछ ही देर में वो मुंतशिर हो गए। उसके बाद जब ये रिपोर्ट सामने, उसी रात जो है वो एक यूथ के जो सदर है यूथ विंग के पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के, उनकी जानिब से भी जो है एक वीडियो पैगाम जो वो जारी किया गया और उन्होंने कहा कि सवाबी के मकाम पर जो है मोटरवे M1 पर सवाबी के मकाम पर एहतजाज करेंगे। जब ये मैसेज उन्होंने किया तो उससे चंद घंटे बाद जो है उन्होंने दोबारा एक मैसेज किया कि नहीं, वो वाला एहतजाज जो है वो कैंसिल हो गया। ताहम उनके इस कैंसिल होने वाले वीडियो बयान के बावजूद जो है PTI कारकुन जो है वो वहाँ पर जमा हो गए मोटरवे पर सवाबी के मकाम पर और जो है काफी टाइम तक जो है वो वहाँ पर अपना एहतजाज जो है वो जारी रखे हुए थे। उनको जो है ना ही CM की जानिब से कोई ऐलान किया गया था बाज़ाब्ता तौर पर कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने मोटरवे पर जो है वो एहतजाज रिकॉर्ड करना है, और ना ही चूंकि जुनैद अकबर साहब जो है वो सदर है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ खैबर पख्तूनख्वा के, तो उनकी जानिब से भी जो है बाज़ाब्ता कोई ऐलान नहीं किया गया था। कारकुन अपने तौर पर जो है वहाँ पर एहतजाज करने गए और वहाँ पर लोगों को काफी तकलीफ रही, काफी टाइम तक जो है वहाँ पर बैठे रहे और एहतजाज को लेकर भी, धरने को लेकर भी कंफ्यूजन है। बहुत शुक्रिया अबू बकर। कल आपको दोबारा जहमत देंगे, आपसे खबरें हैं हमने लेनी है जो मजीद, क्योंकि बीच में बहुत सारी डेवलपमेंट्स हो रही थी, अस्पताल शिफ्ट होने की भी बातें हो रही थी। खैर अब तो पता नहीं किस डायरेक्शन में चीज़ें जाएंगी। अली अमीन साबिक वज़ीर आला ने भी एक इंटरव्यू दे दिया जिसमें भी वो बहुत से इंकशाफात कर रहे हैं। अच्छा, we are going to keep you posted on that and of course Geo News will keep you posted too. वज़ीर आज़म की एक्टिविटीज़ से आपको आगाह करें। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ऑस्ट्रिया का सरकारी दौरा मुकम्मल करके सेंट्रल लंदन में अपनी रिहाइश का पहुँच गए हैं। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ इस वक्त लंदन में वो 2 रोज़ क़याम करेंगे और अपनी रिहाइश का पे हैं। उसके बाद अमरीका रवाना हो जाएंगे जहाँ वो गज़ा अमन बोर्ड मीटिंग में शिरकत करेंगे। दौरा ऑस्ट्रिया के दौरान बड़ा ही इंटरेस्टिंग एक वाकया तो नहीं, खैर उन्होंने सिनेरियो बन गया ऑस्ट्रियन चांसलर से many languages. Yes, and every time we hear him speaking some other language we are surprised। और ऑस्ट्रियन चांसलर जो है ना वो भी सरप्राइज हो गए। ओके Ich überbringe Ihnen die herzlichen Grüße des pakistanischen Volkes und eine klare Botschaft meiner Regierung. Pakistan ist offen für Geschäft und bereit für eine neue Phase der Pakistan-Österreich-Partnerschaft. Meine Damen und Herren, meine Regierung hat viele Schritte gemacht, das Klima besser zu machen. Wir würden es अच्छा, वियना में ये वफूद की सतह पे मुलाकात है जिसमें वज़ीर आज़म पाकिस्तान ऑस्ट्रियन चांसलर क्रिस्टन स्टाकर से जर्मन ज़बान में बात कर रहे हैं और ये पहला मौका है बाय द वे किसी भी पाकिस्तानी वज़ीर आज़म की तरफ से जब वो इनको कितनी ज़बानें आती हैं, वी ऑल नो दैट। उसके बाद जर्मन चांसलर ने अपने प्राइवेट जो एक्स अकाउंट है ऑस्ट्रियन, उन्होंने फिर इनकी वीडियो शेयर की, इंस्टाग्राम पे भी लगाई एंड ही सेड दैट ही वाज सो सरप्राइज्ड कि इनको इतनी अच्छी जी ऑस्ट्रिया के ही चांसलर की हम बात कर रहे हैं। खैर एनीवे उन्होंने शेयर की और कहा कि वो काफ़ी हैरान थे इनको जर्मन में सुनते हुए। और तकरीर ही की है वज़ीर आज़म ने, ये नहीं कि 2 लाइनें बोल के चुप हो गए, पूरा उन्होंने अपना किस्सा भी बयान किया। मतलब दैट्स वेरी इंस्पायरिंग, हमें 1-2 और ज़माने आनी चाहिए। आपको बताएं कि सानेहा गुल प्लाजा की जुडिशल इंक्वायरी में कमोबेश वही बातें और खामियां नज़र आ रही हैं जिनके पहले भी निशानदेही हो चुकी है। जुडिशल कमीशन के सरबराह जस्टिस आगा फैसल गुल प्लाजा के लवाहिकीन से बराह रास्त मालूमात और बयानात ले रहे हैं और कमीशन के सरबराह का कहना है कि अहले खाना चाहे तो सवालनामा जो है वो मौके पर जमा करा सकते हैं या बाद में हाई कोर्ट आकर भी बयानात रिकॉर्ड करा सकते हैं। लिटरली वही बातें हैं जो आपको खुली आंख से इस सानहे के दौरान नजर आ रही हैं। एब्सोल्युटली। लवाहिकीन ने कमीशन को बताया है कि आग लगने के बाद इमारत की लाइटें बंद हो गईं, रास्ते भी बंद हो गए, ज़्यादातर लोग अपनी मदद के तहत इमारत से बाहर कूदे निकले, रेस्क्यू इदारे ने किसी को नहीं निकाला। बाज़ ने तो ये तक कहा कि वर्षा को धक्के दिए गए, बुरा रवैया इख्तियार किया गया। जाबहक शहरियों के लवाहिकीन ने बताया कि रात 2 बजे तक इमारत की खिड़कियों पर लोगों की फ़ोन की लाइट जलती नज़र आ रही थी। अगर रात में ही रेस्क्यू शुरू कर लेते तो बहुत जानें बच सकती थीं। गुल प्लाजा का सानेहा सर्टनली कोई मामूली सानेहा तो है नहीं, 80 अफराद इसमें झुलस गए, जहाँ बहक हो गए, जो माली नुकसान हुआ तो उसका हिसाब ही कोई नहीं है। इंक्वायरी में सब सामने आ रहा है कि कहाँ गफलत का मुजाहरा किया गया। कमीशन तमाम मालूमात और बयानात की रोशनी में एक मुकम्मल जवाबात
और सिफारिशात तैयार करेगा ताकि आइंदा, वैसे ये आप खुद ही बात करें, मैं तो नहीं ये बोल रहा आइंदा ऐसे सानेहात की रोकथाम यकीनी बनाई जा सके। अगर इस वक्त हम पोल कराए ना, इंस्टेंट पोल अपने ही टीवी स्क्रीन पे, तो हम आपका कॉन्फिडेंस चेक कर सकते हैं कि किसी को भरोसा है कि आइंदा ये सानेहा होगा कि नहीं होगा। मतलब अमीन अनवर हमारे साथ हैं। अमीन, मतलब ये लिटरली अब किताबी लगती है बात कि ऐसे इक़दाम किए जाएं कि आइंदा ऐसे सानेहात ना हो। अभी भी कराची में और मुल्क के मुख्तलिफ मकामात और शहरों में भी ऐसी इमारतें मौजूद हैं जहां अल्लाह ना करे आग लगे तो ऐसे सानेहात हो सकते हैं और कोई नहीं रोक सकता उन्हें। अमीन अनवर, ये आपको आवाज़ आ रही है? पहले तो ये बता दें और फिर ज़रा हमें बताएं कि कमीशन का और क्या क्या कहना है। जी बिल्कुल, कमीशन की जानिब से यही यकीन दहानी कराई जा रही है कि इस तरह के वाक़यात से बचने के लिए ये कमीशन बनाया गया है और उनकी ये भरपूर कोशिश है कि इस तरह की रिपोर्ट तैयार की जाए कि आइंदा मुस्तकबिल में कम से कम ऐसे हादसात से बचा जा सके, कम से कम इंसानी जानों का ज़या ना हो। और जहाँ तक रही बात कंपनसेशन की, उस हवाले से अदालत ने, कमीशन ने कल भी कहा कि ये मामला तो चलते रहते, लेकिन उनकी ये भरपूर कोशिश है कि किसी तरह जो जानी नुकसान है उसे रोका जा सके। ताम लवाहिकीन ने रेस्क्यू इदारों की कारकर्दगी का जो है वो खुलकर इजहार किया कि वो बुरी तरह नाकाम थे और किसी एक शख्स को भी ज़िंदा नहीं बचाया जा सका। रेस्क्यू ऑपरेशन के नाम पर सिर्फ वहाँ पे इंसानी लाशें ही निकाली गईं, जबकि एक मुतासरा शहरी का यह भी कहना था कि सुबह 7 बजे तक उनका अपने एक अजीज़ से रब्ता रहा है, लेकिन उसके बावजूद किसी को ज़िंदा नहीं बचाया जा सका। जैसे कि बताया गया कि रात 2 बजे तक भी लोग अपने अहले खाना से राब्ते में रहे। यहाँ पर भारी मशीनरी मौजूद थी जो यहाँ पर ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का काम हो रहा है, और अगर बर वक्त दीवारें तोड़ी जाती और धुआं वहाँ से निकल जाता, लाइटों का बंदोबस्त होता, इमरजेंसी लाइट्स लगाई जा सकती थी और लोगों को बचाया जा सकता था। फायर ब्रिगेड पर भी लोगों ने काफ़ी सवालात उठाए। जो मुतासरीन थे उनका ये कहना था कि बर वक्त रेस्क्यू जो कार्रवाई है वो शुरू नहीं की गई। पहले एक गाड़ी मौजूद थी, उसके 2 घंटे बाद दूसरी फायर ब्रिगेड की गाड़ी आई। स्नॉर्कल मौजूद थे, लेकिन ऐलानात ना होने की वजह से और सही तरह से इस वाक़े को जो है वो टैकल नहीं किया गया। जो टेक्निकल सपोर्ट थी, माहिरीन मौजूद नहीं थे। सिर्फ रेस्क्यू के नाम पर जो है वो पानी इमारत को जो है वो मारा जा रहा था, जिससे लोगों की जानें तो नहीं बच सकती। यहाँ पर हमने देखा कि काफ़ी जो लवाहिकीन थे वो खासे आपदीदा थे, क्योंकि उनके जो गम है उनका मदावा तो नहीं किया जा सकता। तमाम उन्होंने बार बार कमीशन से ये रिक्वेस्ट की तक किसी तरह फायर ब्रिगेड के इस महकमे को जो है वो ठीक कर दिया जाए, तो कम से कम जो मुस्तकबिल में इस तरह के वाक़यात हैं उनसे बचा जा सके। एक ही ख़ानदान के 6 अफराद जो है वो इस साने में शहीद हुए हैं और उनकी ये शिकायत थी कि बार बार इदारे बुलाते हैं, 6-6 घंटे उन्हें बिठा कर रखा जाता है। मुतासरीन की दाद रसी के लिए इमदाद का ऐलान तो किया गया है, लेकिन एक 1 विंडो ऑपरेशन भी होना चाहिए ताकि मज़ीद उन्हें इन मामलात से जो है वो बचाया जा सके, क्योंकि जो जांबाग अफराद हैं उनके छोटे छोटे बच्चे हैं और उनकी जो बेवाएँ हैं वो भी मुख्तलिफ़ जगहों पे नहीं जा सकती, उनसे दस्तावेज़ात मांगी जाती हैं, जबकि उनका ये कहना था कि नादरा का जो ऑप्शन है वो मौजूद है, उससे वेरिफिकेशन वगैरह की जा सकती है। तो कमीशन से यही कहा गया है मुतासरीन की जानिब से कि कम अज़ कम फायर ब्रिगेड और रेस्क्यू इदारों को जो है वो जदीद आलात से लैस किया जाए ताकि आइंदा इस तरह के वाक़यात से बचा जा सके। जबकि कमीशन ने 18 फरवरी को जो इंतज़ामी महकमे हैं जिसमें SBCA है, रेस्क्यू इदारे हैं, फायर ब्रिगेड है, पुलिस है, DC साउथ है, उसके अलावा PIDCL जो वफाकी महकमा है जो ग्रीन लाइन प्रोजेक्ट का 2nd फेज़ देख रहा है, उसको भी 18 फरवरी को कल तकरीबन कोई 13 से 14 अफसरान को तलब किया गया है कि वो आकर अपना बयान कमीशन के सामने रिकॉर्ड कराएँ। और इसी तरह एक सवालनामा भी मुतासरीन के लिए तैयार किया गया था कमीशन की जानिब से, जिसमें बुनियादी मालूमात के 17 सवालात, मुख्तलिफ सवालात हैं और कहा गया है कि ये मुतासरीन सवालनामा जो है वो फिल करें। बहुत ही दर्दनाक किस्म की ये रियलिटीज़ हैं और ख़ास तौर पे हमें इतनी बातें आपने बताई हैं अमीन, लेकिन सबसे पहले वो कह रहे हैं कि वो अपने प्यारों को देख सकते थे खिड़कियों पे या फिर फ़ोन की लाइटें नज़र आ रही थी, सुबह 7 बजे तक भी राब्ते में रहे। और नेचुरली इससे बिल्कुल यही जाहिर होता है कि जो रेस्क्यू वर्कर्स आए हुए थे वो इतने या तो थे नहीं या इतने केपेबल नहीं थे
कि वो जाके किसी को बचा Basically सके, कोई तो plan उसके नहीं बाद था। कोई प्लान नहीं था। और उसके बाद फिर कमीशन का ये कह देना कि हमें अपनी हमारी रेस्क्यू सर्विसेज ऐसी होनी चाहिए, स्टेट ऑफ द आर्ट होनी चाहिए, या फिर हमारे फायर ब्रिगेड्स एंड ऑल दैट, डज इट इवन मेक सेंस? आई एम सॉरी अब्दुल्ला, बिटवीन अस, मतलब कोई पहली आग तो नहीं लगी ना, तो ये मतलब ये कमीशन सिर्फ लवाहिकीन से ही पूछेगा कि उनके साथ क्या बीती, या फिर दीगर जो रिस्पॉन्सिबल लोग हैं KMC के ओहदेदारान को, मुतल्लिका इदारे जो हैं सारे, 112 वालों को, फायर ब्रिगेड को, मेयर कराची को, और किसी अफसर को, मतलब डिप्टी कमिश्नर को, इन सबको भी बुला के पूछा जाएगा कि आपका क्या प्लान था। और ऑल्सो बिल्डिंग इंतजामिया, 100%, मतलब वो जो बिल्डिंग में हजारों लाखों रुपए महाना, करोड़ों इनफैक्ट करोड़ों लाखों क्या चीज है, मेंटेनेंस इकट्ठी की जा रही थी, उसका क्या हिसाब किताब है, ये भी पूछा जाएगा क्या कमीशन वालों की तरफ से? जी बिल्कुल अब्दुल्ला, 18 फरवरी की तारीख दी गई है जिसमें इन तमाम इदारों को, जिसमें चीफ फायर ब्रिगेड, चीफ फायर ऑफिसर हैं, KMC हैं, वाटर बोर्ड है, उसके अलावा SSGC है, K इलेक्ट्रिक है, और जो एसोसिएशन के प्रेसिडेंट हैं तनवीर पास्ता, उन्हें भी कमीशन ने कल 18 फरवरी को तलब कर रखा है। अपने स्टेटमेंट के साथ वो कमीशन के सामने पेश होंगे। और इसके साथ साथ जो प्रोजेक्ट चल रहा है, ये भी शिकायत मौसूल हुई है कि तरक्याती कामों की वजह से भी रेस्क्यू इदारों को जो है वो मुश्किलात का सामना रहा है, और ट्रैफिक जाम की सूरत हाल की भी शिकायत मौसूल हुई थी। तो उन्हीं तमाम मसाइल को मद्देनज़र रखते हुए कमीशन की जानिब से जो PIDCL के अफसरान हैं उन्हें तलब किया गया है। उसके साथ साथ जो एसोसिएशन के सदर हैं तनवीर पास्ता, उनके साथ साथ जो DC साउथ हैं, KMC है, चीफ फायर ऑफिसर है, और रेस्क्यू 1122 है, वाटर बोर्ड हुक्काम है, इन तमाम 12 से 13 अफसरान को 18 फरवरी को तलब किया गया है। हमने दुनिया में भी देखे, और हम थोड़ा सा एक कंपैरिजन भी करना चाहते हैं, इतना बड़ा सानेहा हो जाना, 80 बंदा मर गया इसमें जल के, पूरी बिल्डिंग ढेर हो गई। यहाँ इंश्योरेंस वगैरह होती है, मतलब इतना करोड़ों रुपए का तो सामान था बीच में, कोई शॉप्स की अपनी इंश्योरेंस, कोई बिल्डिंग की इंश्योरेंस, ये सब कुछ भी होता है, इस किस्म का मामला भी है। देखिए अभी तक इस तरह की कोई बात कमीशन के सामने ना ही रखी गई है कि गुल प्लाजा इंतज़ामिया ने कोई इंश्योरेंस करा रखी थी, या दुकानदारों की तरफ से इंडिविजुअली तौर पे कोई इंश्योरेंस कराई गई थी। इस तरह की कोई बात कमीशन के सामने नहीं आई है, और ये पहला वाक़या नहीं है। शहर में इससे पहले बल्दिया फैक्ट्री हो, RJ मॉल हो, या कोऑपरेटिव मार्केट हो, इस तरह की जो सानियात हैं वो होते रहते हैं, लेकिन उसके बाद आपने देखा कि उनकी दादरसी तो हो जाती है, नुकसान का अजाला हो जाता है, लेकिन जो इंसानी जाने ज़ाया होते हैं उस पर कोई कुछ नहीं कहता। और उसके बाद कॉम्पनसेशन दी जा रही है फैमिलीज को, लवाहिकीन को, वो प्रोसेस आसान होना चाहिए। मतलब आपने अभी बताया था छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर 6-6 घंटे वहाँ बैठे रहते हैं, मतलब बेवा है, भाई है, आजकल किसके पास टाइम है? गरीब आदमी है, वो अपनी रोजी रोटी पे जाएगा कि दफ्तरों के चक्कर मारेगा कि उसको पैसे मिल जाएं? ये काम किस तरह आसान हो सकता है? क्या इस सिलसिले में लवाहिकीन ने शिकायत की है? इनफैक्ट इन लवाहिकीन के तो घर खुद जाके इनको कॉम्पनसेट करना चाहिए कि इनको उल्टा बुला बुला के कह रहे हैं कि जी यहाँ इंतजार कर रहे हैं और फलाना डॉक्यूमेंट लाएं और ये लाएं और वो लाएं। एक मुतासरा शहरी ऐसे भी थे जिनसे कहा गया कि आप अपने जो अजीज़ रिश्तेदार इस साने में जहाँ बाकू हैं उनकी मोबाइल लोकेशन लेके आएँ और ये साबित करें कि जब ये सानिया हुआ तो वो गुल प्लाजा में मौजूद थे। तो उन्होंने इस पर काफ़ी हैरानी का इजहार किया कि हम किस तरह लोकेशन लेके आ सकते हैं, ये तो इदारों के काम है कि वो लोकेशंस लेके आएँ। अगर हमारा क्लेम गलत है कि हमारे प्यारे यहाँ पर मौजूद नहीं थे तो ये इदारों का काम है, हम कहाँ से लोकेशन लेके आएंगे। और एक आम आदमी को इस तरह की हसास मालूमात या सेलुलर कंपनीज वगैरह वो किस तरह दी जा सकती है। तो इस तरह की कई शिकायत मौसूल हुई हैं जिसमें इदारों ने जो बर्डन ऑफ प्रूफ है वो भी मुतासरा शहरियों पर डाल दिया है कि आप लोग साबित करें कि आपके जो प्यारे हैं। मतलब ये ट्रेजेडी के ऊपर मजीद ट्रेजेडी है कि ना सिर्फ कि आपके प्यारे चले गए, उसके बाद आप प्रूफ भी करें कि वो वहाँ थे। जो इस वक्त लोग रहे हैं, मतलब अगर आपको 2 महीने पहले, 2 हफ्ते पहले की कोई बात प्रूफ करनी पड़ जाए अपने फोन के थ्रू, जी ये बंदा किधर था, क्या था, कैन यू डू इट? मतलब आर वी इवन, वी माइट बी इक्विप्ड फॉर इट, यस, विद आवर गैजेट्स एंड ऑल, बट हु डज इट? एंड एवरीबॉडी वुड हैव द डिटेल्स। जो अस्पताल है उनसे जो डेड बॉडीज निकली हैं, जाहिर है इन लोगों ने अपने प्यारों को तब तलाश किया होगा और तलाश करने के बावजूद ये नहीं मिले होंगे, तभी इन्हें डेड डिक्लेयर किया गया होगा। एंड आई एम सॉरी कहना है कि अगर लोकेशन भी आपको फॉर एनी पर्पस दरकार है
तो आपके पास नंबर तो है ना, आप निकलवा लें, खुद निकलवाएं, थोड़ा सा काम करें। वो मतलब एक जो पहले ही family डिप्रेशन में जो सारी अपने फैमिली प्यारे चली को गई, खो चुकी है, किसी ने अपना भाई, बहुत शुक्रिया अमीन, किसी ने अपना भाई खोया, किसी ने बेटा, किसी ने शोहर, किसी ने बाप, वो अब लोकेशन मालूम कर करके आपको दे। और ये जो इदारे हैं जो कॉल किया गया, रेस्क्यू 1122 या फिर कोई फायर ब्रिगेड, ये सारी जो सारी चीज़ें हैं, इनके भी कॉल रिकॉर्ड निकालें कि कब इनको पहले कॉलें गई थी, कब ये इन्होंने रिस्पॉन्स किया। मतलब ये सारी शुड बी अ पार्ट ऑफ द इन्वेस्टिगेशन। और ये बर्डन ऑफ प्रूफ उन लवाहिकीन को दे देना कि खुद प्रूफ करें कि जी आपके प्यारे इधर थे कि नहीं। क्यों करें? मतलब उनके घर में लाश पड़ी हुई है, सब पता है कि क्या हो रहा है। यू डू द इन्वेस्टिगेशन, दैट इज कॉल्ड असिस्टेंस। ये घर में बैठे रहें, आपको Ideally तो मुझे करें। लगता है कि सबकी कॉल रिकॉर्डेड निकलनी चाहिए और पता लगे कि किस किस रिस्पॉन्सिबल शख्स को कितने बजे इन्फॉर्म किया गया था और उसका क्या क्या रिस्पॉन्स था और उसके बाद उसने कितनी कॉलें की और उसके बाद उसने क्या बात की। मतलब आई डोंट नो, बट बस ऐसे ही ये बात है कि बहुत ही तकलीफ। अच्छा, सानिया गुल प्लाजा के बाद जहां जुडिशियल इंक्वायरी चल रही है जिसके बारे में हम जिक्र कर रहे हैं, वहीं हमारे नुमाइंदे अपने तौर पर भी खुद जाकर हर फायर स्टेशन जो है वो चेक कर रहे हैं। अफजल नदीम डोगर कराची के गुंजान तरीन और आतिश ज़दगी के ख़तरे की बात करें तो हसास तरीन इलाके लियारी के फायर स्टेशन गए हैं और वहाँ उन्होंने देख लें कि उन्होंने वहाँ क्या देखा है, क्या सूरत हाल है। जी नाजरीन, कराची का इलाका लियारी मीरा नाका बहुत कदीम फायर स्टेशन है। आग पे आग शहर में लग रही है, तो हम बेसिकली सर्वे कर रहे हैं, दिखाना चाहते हैं, इनके मसाइल जानना चाहते हैं ताकि इनके मसाइल ठीक होंगे तो शहर में आग लगने के वाक़यात जो हैं वो उस पर ये फौरी तौर पर रिस्पांस दे सकेंगे, आग बुझाने के लिए फौरी तौर पर पहुंच सकेंगे। क्या इनके पास कुछ है या नहीं है, बहुत बदहाली हमने सुनी है। आए अंदर चलते हैं, देखते हैं कि कौन क्या कर रहा है और क्या कुछ इनके पास है या नहीं है। बिल्डिंग बहुत पुरानी, अपने वक्त की तो बहुत ज़बरदस्त होगी। ये देखें, प्लास्टर गिर गिर के अब सरिये रह गए हैं और आसार तो बहुत अच्छे हैं। ये चीज़ें थी कभी किसी ज़माने में, लेकिन वो सीधा हो चुकी हैं। किसी फायर ऑफिसर की ये यूनिफॉर्म है, पहनने के काबिल तो नहीं है, शायद ऐसे सैंपल के तौर पे लगा दी है। फायर ब्रिगेड ये वो हैं जो वफाकी हुकूमत ने दी थी, इनमें पानी है या नहीं है ये मालूम नहीं है क्योंकि कोई है नहीं यहाँ। ये इमरजेंसी सामान की जगह है। आए, ओहो इधर देखें, ये छत पता नहीं कितने लोग जख्मी हुए होंगे, ऐसा ऐसा गिरी है, खस्ता हाल। जो सदर वाला एक्सपीरियंस था मेरा, किसी की आग बुझे ना बुझे, इधर पानी तो चलो सप्लाई हो, घरों में पानी यहाँ से इमरजेंसी, ये पाइप देखें बिछा हुआ है, सप्लाई होता है। ये वो पाइप है जो मैं दिखा रहा हूँ जिससे मेरे आपके कराची में अगर आग लग जाए तो ये पाइप बिछाते हैं। लेकिन ये एक तशवीशनाक वो है कि आपको जो पानी, जिस पाइप से आपके मेरे कराची के पानी से आग बुझानी है, वो पाइप इन्होंने जुगाड़ें करके अपने इंतज़ाम के लिए रखा हुआ है। और जो दिलचस्प बात मुझे पता लगी, वो कंफर्म हो रही है यहाँ, वो ये है कि लियारी फायर स्टेशन में जो 2 फ़ोन नंबर दिए हुए हैं, वो दोनों फ़ोन अदम अदायगी की बुनियाद पर कट चुके हैं। यहाँ पर कोई फ़ोन नहीं है। अगर आपने आग बुझाने के लिए इत्तला देनी है, लियारी में, शेरशाह में, पाक कॉलोनी में, किसी भी इलाके में 2, 4, 6 किलोमीटर में अगर आग लग जाए तो फ़ोन नंबर यहाँ ख़राब है और महीनों सालों से ख़राब है, वो ठीक करने की ज़रूरत महसूस की ही नहीं इन्होंने। और यहाँ हम आए हैं तो इत्तफाक से ये देखें, ऑपरेटर भी नहीं है। जब फ़ोन नहीं है तो ऑपरेटर क्या करेगा, कोई बात करने के लिए तैयार नहीं है। एक साहब हैं यहाँ, प्राइवेट हैं शायद, इनसे पूछते हैं। आग अगर लग जाए, फ़ोन किधर है इसका, फ़ोन क्यों नहीं है? नहीं, फ़ोन तो वहाँ नहीं, हमने देखा है। फ़ोन हो गया ख़राब, उसके बिल नहीं दे रहे हैं, समझे ना। बिल ये बहुत ज़माने से बिल नहीं दे रहे। अभी मोबाइल है, मोबाइल से देखिए, लियारी में कहीं सराउंडिंग में आग लग जाए तो फ़ोन तो है ही नहीं। मैंने अंदर बताया आपको, इन्होंने कंफर्म कर दिया कि फ़ोन ख़राब है सालों से, बिल नहीं दिया तो फ़ोन कैसे चलेगा फिर। और अब जो ड्यूटी पे अफसर होता है उसका मोबाइल फ़ोन पे इतला आती है, या मैंने फिर इनसे पूछा था फ़ोन करके कि भाई अगर आपके पास फ़ोन नहीं है तो आपको आग अगर कहीं लग जाती है तो उसकी इतला कैसे मिलती है। तो उन्होंने बताया कि जी उसके लिए हमें जो है वो लोग, करीब में कहीं लियारी में कहीं आग लग गई तो लोग आके हमें इतला देते हैं, खुद मोटरसाइकिल पे आके इतला देते हैं, या ये होता है कि इनके मोबाइल फ़ोन पे इतला आती है। जो लोग थे वो भी हमें देख के गायब हो गए। ये 5वां फायर स्टेशन था कराची का 28 में से। यानी आग लग गई है तो कोई बाइक पे बच्चे को बिठाओ, भाग के फायर स्टेशन बता के आएगा कि आग लगी, आ जाए। आई एम सॉरी, इट लुक्स लाइक वी आर 100 years बैक।
ये बातें जहाँ फोन्स कट चुके हैं क्योंकि उनके पैसे ही नहीं पे किए थे, बिल्डिंग की हालत तो मुझे एकदम से लगा कि वहाँ आग तो खुद लगी होगी जो कि उनसे बुझाई नहीं गई। दफा एक्चुअली ये देख के लगा कि शायद आई थॉट कि इनके फायर स्टेशन में आग लगी है ये बिल्डिंग। लेकिन अब हंसे या रोएं ये भी समझ में नहीं आता। मोबाइल फ़ोन मौजूद हैं, सो 1112 पे अगर आप कॉल करेंगे सो वो कॉल सेंटर डाइवर्ट करेगा लियारी के फायर स्टेशन पे, जहां पे किसी अफसर जो भी उस वक्त ड्यूटी पे मौजूद होगा उसका कोई मोबाइल नंबर होना भी उस इदारे के पास ज़रूरी है। और फिर वो पूरा मोबाइल नंबर रट के रखे, मतलब हमने अपने घर वालों के नंबर नहीं याद होते। हमने डायरेक्टली नहीं फ़ोन करना, हमने 1112 पे फ़ोन वो करेंगे आगे। They will direct them. Well, this link is too long. It has to be more direct than this. दूसरा ये कमीशन वालों को चाहिए इनकी ये फायर स्टेशंस देखें, मतलब आप लोकेशन मांग रहे हैं जो लोग मर गए हैं उनकी, पहले तो ये स्टेशन आके देखें कि ये बचाने के लिए ये अगर सारा पैराफर्नेलिया है, ये सारी चीज़ें हैं, ये एटीट्यूड है, तो आगे क्या एक्सपेक्ट आप कर सकते हैं? और इतनी आगों के बावजूद ये ठीक नहीं हुए सिस्टम। कराची के गुंजान आबाद तरीन इलाकों का दौरा कर रहे हैं मुसलसल अफजल नदीम रोगर साहब। मतलब कितनी और आगे चाहिए जिसके बाद ये सिस्टम्स ठीक होंगे, इज द मेन क्वेश्चन हियर। पूरा प्लाजा जल गया, 80 बंदा मर गया और उससे पहले सैकड़ों और भी आगे लगी हैं, बिल्डिंग्स गिरी हैं, मतलब बहुत कुछ हुआ है। उसके बाद भी हुआ है, टू बी ऑनेस्ट, उसके बाद भी हुआ है। हर हफ्ते की खबर थी। लेकिन और ये वो इलाके हैं जहाँ पर क्या मतलब जहाँ पे 100 लोग रह सकते हैं वहाँ 1000 रह रहे हैं। मोटरसाइकिल नहीं गुजर सकती, ये वो इलाके हैं जो लियारी अभी हम आपको दिखा रहे हैं, इससे जुड़ी हुई जगह है। 100 लोगों के रहने की जगह है, वहाँ 1000-2000 अगर आप रह रहे हैं, ये इतने गुंजान है बाद इलाके। मतलब अब वी डोंट इवन वांट टू थिंक कि अगर कहीं छोटी सी आग लग जाए तो वो इतने डेंस जगह में वो आग कहाँ तक पहुँच सकती है। But people who live there and authorities and decision makers should think like that. देखें ना कि वहाँ हालात क्या हैं, और आवाम को भी सोचना चाहिए, उनको भी एब्सोल्युटली थोड़ा सा बाशऊर खुद भी होना चाहिए। अभी बताते हैं कौन है। वक्त बदलने के साथ हर शोबे के तकाजे कुछ अलग हो जाते हैं और क्रिकेट में भी हम ऐसा ही देख रहे हैं, बट इनफ, हमने बहुत इसके बारे में बात कर ली है। बैंकिंग में भी ऐसा ही हो रहा है। साल से बड़ी कामयाबियां समेटने के बावजूद सिस्टम में और लुक में जिद्दत लाने के रास्ते ढूंढे जा रहे हैं। HBL भी कुछ ऐसी ही रिफ्रेशिंग रीब्रांडिंग आप कह सकते हैं उसकी तरफ जा रहा है। रीब्रांडिंग कह लें या रिफ्रेश कर रहे हैं। और HBL आपको पता है, जहां भी HBL होता है हम फौरन पहचान लेते हैं कि किसकी बात हो रही है। HBL की ही बात हो रही है। There is only one HBL. Pakistan is obviously when people talk about Pakistan, ये जो आइकॉनिक हमारे ब्रांड्स है ना, which are synonymous to Pakistan, and HBL भी certainly उनमें एक है। लेकिन सवाल तो ये बनता है ना कि रीब्रांडिंग जिसको खुद बता देंगे इसको क्या कहना है, तो ये क्यों की जा रही है, इससे सर्विसेज बदलेंगी, क्या बदलेगा? We need to find that out. अली हबीब हमारे साथ हैं, चीफ मार्केटिंग ऑफिसर हैं HBL। बहुत शुक्रिया एंड वेलकम बैक टू जियो पाकिस्तान। तो हम ये वर्ड सही यूज कर रहे हैं, रीब्रांडिंग, ही आप इसको कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू अब्दुल्ला, थैंक यू एक बार फिर आपके शो पे आप लोगों ने मुझे मदद किया। ये आपका सवाल, ये रिफ्रेश है, ये रीब्रांड नहीं है। देखिए जैसे अभी चाहे वो जियो हो जाए, हम जियो का देख लें, आज आपके साथ बैठे हैं, तो जब जियो का जीम आता है तो आप फौरन समझ जाते हैं कि जियो की बात है। जियो, अब उसमें आपको जियो लिखना जरूर नहीं होता। That's right. और अब ये जियो हो गया। कुछ पाकिस्तान की ब्रांड्स ऐसी हैं जिसको हम आइकॉनिक ब्रांड्स कहते हैं, आप उसको मिसाली ब्रांड कह सकते हैं, आप उसको देखते हैं और आप उसको पहचान जाते हैं। आप अपने बचपने से आप HBL के बारे में जानते हैं, चाहे आपने बैंक उस अकाउंट नहीं होगा, आप स्कूल में पढ़ रहे होंगे, लेकिन आप particularly the tower on आया चंद्रगर रोड, मतलब वो भी पाकिस्तान की एक पहचान बना। सो जब भी पाकिस्तान के पोस्ट कार्ड, जो स्टैम्प्स की बात आती थी, तो उसकी तस्वीर HBL के साथ लगी होती थी। बिल्कुल। तो जब इस तरह की आपकी कोई ब्रांड होती है, और देखिए ब्रांड एक बहुत ज़रूरी चीज़ है दुनिया के अंदर। आज आप हम सब जो हैं एक ब्रांड से इंटरेक्ट करते हैं, सर्विस तो होती है, लेकिन आप कहते हैं भाई ये जूता है इस ब्रांड का, ये मैं घड़ी पहन रहा हूँ या ये कंप्यूटर इस्तेमाल कर रहा हूँ इस ब्रांड की, और उससे आपकी एक एफिलिएशन, एक आपसे उसकी उनसियत आपसे उसकी वो जो हो जाती है। तो जब HBL की जो ब्रांड है, ये 80 साल से हम पाकिस्तान के साथ, उन 14 अगस्त 1947 से HBL पाकिस्तान के साथ मौजूद है। ये कोई छोटी बात नहीं है। किसी भी इदारे का, किसी भी ब्रांड का इतने तवील अरसे तक के चलना पाकिस्तानी तनाजुर में एक बहुत ही कामयाबी की, और उसको चलाने वाले ने गुज़श्ता 80 साल चला रहे हैं, बहुत बड़ा काम किया। लेकिन अब इसको हम अब आगे ले जा रहे हैं। अब ये गुज़श्ता 80 साल की बात नहीं हो रही है, वो तो हेरिटेज है।
अब हम इसको देख रहे हैं अगले 80 साल, अगले 100 साल। ये So there's a vision there. Okay. तो ये जो रिफ्रेश किया गया है, जो कि आपकी रिफ्रेश आइडेंटिटी है, उसमें जो माजी की कुछ चीज़ें हैं जिससे लोग HBL को पहचानते हैं, उनको रखा गया है, उनको छोड़ा नहीं जा रहा है। HBL वो जो नाम है, जो HBL जिससे पूरा पाकिस्तान जानता है इसको, वो बरकरार रहेगा, वो वैसे ही है। वो एक टर्कोइस कलर, उसका एक ख़ास मखसूस रंग है, टर्कोइस को कहते हैं, आम जबान में थोड़ा सा वो ग्रीन की तरफ ही है, राइट। हरियाली हर एक माइल होता है, वो टर्कोइस कलर वो बरकरार रहेगा। लेकिन उसके साथ साथ एक डिवाइस, एक विजुअल आइडेंटिटी, एक अलामत ऐड की गई है HBL के से पहले ज़रा, जो कि इस रिफ्रेश का है, जो कि बताती है कि अब HBL एक मुस्तकबिल की तरफ गामजन है। अच्छा, और ये है एक अदद एरो जिसमें वही रंग और एक नियॉन ग्रीन कलर इस्तेमाल किया गया है। आर यू आल्सो इस लोगो को, इस साइनेज को आप कुछ कह भी रहे हैं? इसको हम मोमेंट डिवाइस का नाम इसको हम डिजाइन डिवाइस कहते हैं, वो मार्केटिंग की ज़बान में हमारे यहाँ मिस्टर जीम होते हैं। मिस्टर जीम होते हैं, तो इसको हाँ, तो इसका, लेकिन ये जो इसको हम मोमेंटम कह रहे हैं, ठीक, ओके। ये इस एडिशन का नाम मोमेंटम है, जो कि जिस नाम से जाहिर है कि ये मुस्तकबिल की तरफ तेज रफ्तारी से गामजन होने की बात कर रहा है। ये कह रहा है कि हमारा शेयर्ड प्रॉस्पेरिटी, यानी कि बाहमी, आपका और हमारे कस्टमर्स का, एक पाकिस्तान का एक बाहमी फलाही एक सोच है, वो सोच होगी। अच्छा, ये विजुअल रिप्रेजेंटेशन में फर्क है या फिर कोई और भी प्लानिंग है, स्ट्रेटजी में भी फर्क है? क्या क्या चीज़ है, मतलब विजुअली स्ट्रेटजी? देखिए, आपसे बात की कि खाली देखिए, विजुअल एक बहुत बड़ी चीज़ होती है। ऑफ कोर्स, ओके। आप जैसी किसी चीज़ को आप विजुअली देखते हैं आज की दुनिया में, जो बड़ी बड़ी ब्रांड्स हैं, तो फ़ौरन आपका उस ब्रांड के साथ एक ताल्लुक पैदा हो जाता है, अच्छा बुरा वो बात है। लेकिन आपको पता है कि हाँ, ये तो ये हो गया, जियो टीवी है ना, तो ये कह रहा होगा, ये HBL है, एक्सपेक्टेशन होती है ना, राइट। HBL तो PSL कर रहा होगा, एग्रीकल्चर में बहुत आगे बढ़ के काम कर रहा होगा, जियो है तो काबिल। तो ये जो स्ट्रैटेजी, जो आपने कहा, सवाल इतना कि क्या स्ट्रैटेजी बनी भाई? there is a technical issue, हमें ब्रेक लेनी है, आप हमारे साथ ही रहिए। Ali Habib साहब with us. So Ali Habib साहब, we were talking about, is there a change in strategy with the change in the look of the brand कि HBL के साथ, if you can zoom in this and you know, और चूंकि हम चेंज की बात कर रहे हैं और टाइम कम है, साथ ही ये भी बता दें, जब कस्टमर आता है तो उसको भी कोई चेंज एक्सपेक्ट करना चाहिए? देखिए, स्ट्रैटेजी नहीं बदल रही है, स्ट्रैटेजी तो भी है HBL की, जो समाज जो सोच है कि भैया बियॉन्ड बैंकिंग जा रहे हैं, और बियॉन्ड बैंकिंग का मतलब है, उसके थोड़ा बताता चलूँ कि HBL एक फाइनेंशियल कंग्लोमरेट है पाकिस्तान का, मेरे ख्याल में पाकिस्तान का वाहिद फाइनेंशियल कंग्लोमरेट है। एक तो बैंक है, फिर उसके अलावा माइक्रो फाइनेंस बैंक है, उसके अलावा ज़राई सर्विसेज हमारी ये कंपनी है, उसके अलावा आपका करेंसी एक्सचेंज है, और उसके अलावा HBL बैंक UK भी है। तो ये आपकी 5 सब्सिडरीज हैं, और इन तमाम के ऊपर तो ये वाहिद बैंक है पाकिस्तान का, इदारा है, फाइनेंशियल इदारा है, मालियाती इदारा है, जिसके अंदर इतनी उसकी सब्सिडरीज या उसकी ज़ैली कंपनियां मौजूद हैं, जो कि कस्टमर को तमाम किस्म की जो उसकी फाइनेंशियल नीड्स प्रोवाइड करती हैं। इन तमाम पे अब ये नई ब्रांडिंग होगी, तो रिफ्रेश होगी। स्ट्रैटेजी वही है, अब उसका एक नया विजुअल एक्सप्रेशन आ गया, बहुत शुक्रिया अली हबीब, बेस्ट ऑफ लक विद दिस। हम आपसे इजाजत ले रहे हैं, वील सी यू टुमारो लाइव एट 9 AM, और विल टॉक अबाउट रमज़ान, क्योंकि एक ही दिन तो रह गया है बीच में। सी यू टुमारो, बाय।